वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर है। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज ने खुदा हाफिज कह दिया है, जबकि पीटीवी के नामवर मेजबान तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं, इस दुनिया फानी से कूच फरमा गए हैं। नमाज जनाजा की बात की जाए तो नमाज जनाजा 7:30 पर गार्डन टाउन में अदा किया जाएगा। तारिक अजीज 1936 को जालंधर में पैदा हुए थे, जबकि तारिक अजीज 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज का प्रोग्राम नीलाम घर 1974 में शुरू किया गया था। तारिक अजीज ने कई फिल्मों में अदाकारी भी की। तारिक अजीज 1997 से 1999 तक मेंबर कौमी असम्बली भी रहे। तारिक अजीज को 1992 में फ़नी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। यूँ लगता है वक्त जैसे थम सा गया है। कई दिन से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना हरकत कितनी बड़ी नेमत है। ना जाने पुराना वक्त कब लौट कर आता है, अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ट्विटर अकाउंट पर आखिरी पैगाम जो तारिक अजीज़ की जानिब से जारी किया गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि बिस्तर पर लेटे लेटे थक गया हूँ, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, पुराना वक्त ना जाने कब वापस आएगा। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का खुदा हाफिज। पीटीवी के नामवर मेज़बान तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं, जबकि नमाज जनाजा 7:30 पर गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि उनकी नमाज जनाजा गार्डन टाउन में 7:30 पर अदा की जाएगी। तारिक अजीज़ के कैरियर के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीवी के साथ भी मुंसलिक रही हैं। अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त वो तारिक अजीज़ के घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफीफ़ा नसरुल्लाह बताएगा, नमाज जनाजा का भी ऐलान कर दिया गया है, इस वक्त उनके घर पर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ये तो बहुत बड़ी एक सैड न्यूज़ थी उन तमाम शायकीन के लिए जो उनसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इस वक्त मैं बिल्कुल उनके घर के सामने मौजूद हूँ। अंदर घर के अंदर भी गई थी। अंदर जितने अंदरूनी मनाजिर हैं इंतहाई परेशान कुन भी है। उनकी फैमिली इंतहाई गम में डूबी हुई है। उनकी एक मिसेस थी। तारिक अजीज़ की कोई औलाद नहीं थी। उनके जितने भी चाहने वाले थे, उनके अजीज़ थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में दूसरे लोग भी हैं जो इलाके के भी हैं, मोहल्लेदार हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तारिक अजीज़ की मैयत भी अंदर घर के रखी हुई है। और थोड़ी देर पहले मिसेस कवि भी यहाँ पर आई हैं, अदाकार कवि की अहलिया, जो उनके साथ जितने भी उनके साथ दोस्त प्रोफेशनली भी थे, काम कर रहे थे, वो सब यहाँ पर आए हैं। आकर उनका चेहरा भी देख रहे हैं। और मेरे पीछे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके जो देरीना ड्राइवर हैं वो भी हैं। कुछ इतलात उनके नमाज जनाजा के बारे में, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि 4:30 बजे, कुछ 5 का कह रहे थे, लेकिन अभी जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि नमाज जनाजा 7:30 बजे है, क्योंकि तारिक अजीज़ की कुछ फैमिली पेशावर बेस्ड है, वो वहाँ से आ रहे हैं और उनके आने की वजह से इन्होंने टाइम थोड़ा सा डिले किया है। थोड़ी देर पहले उनकी जो बहन थी बहरिया टाउन में जो रहाइश पजीर थे, वो भी यहाँ पर आई हैं। तारिक अजीज़ की कोई औलाद नहीं, उनकी अहलिया ही हैं। वो और उनकी अहलिया यहाँ पर रह रही थी। उनकी अहलिया ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह में माँ से वो अपने घर में क्वारंटाइन थे, क्योंकि कोरोना का ख़तरा बहुत ज़्यादा था और परेशानी 3 माह से घर में क्वारंटाइन भी हुए थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का खुदा हाफिज। मारूफ अदाकार और कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामद। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए। तारिक अजीज ने तालीम साहिवाल में हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले अनाउंसर थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है।
ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी। दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ रोशनी कहाँ और हार गया इंसान काबिले जिक्र हैं। तारिक अजीज की फनी खिदमात पर उन्हें बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। अपनी जानदार आवाज के जरिए सामीन के दिलों में घर करने वाले नामवर सदाकार तारिक अजीज 84 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था, चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं इसलिए वो अपने तमाम असासे और अमलाक पाकिस्तान के नाम करते हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर ने मातहत शोबाजात को मुरासला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 सईद अहमद से। सईद बताएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हकाम की जानब से मजमूई तौर पर रेलवे के अंदर 15% मुलाजमी की कमी का फैसला है वो कर लिया गया है और इस हवाले से एक मरासला जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर की तरफ से रेलवे की मुख्तलिफ शोबाजात को साल है वो किया गया है और इस मरासले के मुताबिक तमाम शोबाजात से जो है वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन की तादाद और उनकी ज़रूरत के मुताबिक जायजा लेने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट तलब है वो की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इन शोबाजात के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल समेत सिविल और IT जो शोबाजात हैं वो शामिल किए गए हैं पहले मरले के अंदर। और पहले मरले के अंदर इन शोबाजात में मौजूद जो कमेटियाँ हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं और कमेटी को ये हिदायत की गई है कि वो 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम मुलाजमीन की जो मौजूदगी और ज़रूरत के मुताबिक उनका जायज़ा लें। जायज़ा लेने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट है मुरतब करने के बाद 7 रोज़ के अंदर अंदर वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल है वो की जाए, ताकि उसके बाद 15% तक मजबूरी तौर पर रेलवे मुलाजमीन में कभी डाउन साइजिंग का अमल है वो शुरू किया जा सके। और ज़राए का ये कहना है कि पहले मरले में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांच पर मुश्तमिल कमेटियाँ हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं और इस वजह से एक मरासला जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर की तरफ से रेलवे के तमाम अहम ब्रांचेस को अरसाल है वो किया जा चुका है। और हिदायत की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में सेक्रेटरी रेलवे की तरफ से हिदायत जारी की गई कि फिलफोर जो है 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने मातहत मुलाजमीन व अफसरान का जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद तफसीली रिपोर्ट है वो मुरतब करने के बाद फिलफोर अरसाल है वो करें, ताकि 15% तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में मुलाजमीन में कमी की जाएगी उसके ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है वो में कमी करने का फैसला कर लिया गया है। मुरासला भी इरसाल कर दिया गया। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे। गालिब मार्केट में वाक़ रेस्टोरेंट में वारदात करने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला हुआ। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 मंजर आम पर ले आया। तफसीलात जानिए आबिद चौधरी की रिपोर्ट में। शहर में डकैती और चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी ही वारदात गालिब मार्केट के इलाके में वाक़े रेस्टोरेंट में हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू डकैती की गर्ज से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस भी चंद ही मिनटों में रेस्टोरेंट पहुंच गई तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सिटी 42 को मौसूल होने वाली CCTV में देखा जा सकता है कि SHO आसिफ अता पुलिस एहलकारों के हमरा रेस्टोरेंट पहुंचे तो डाकुओं की जानिब से सीधी फायरिंग का सामना करना। पुलिस ने एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू शाहिद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो कि डकैती और राहजनी की मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। आबिद चौधरी, सिटी 42। रावी रोड के इलाका फ्रूट मंडी में लेन देन के तनासिब फायरिंग हुई। मुल्जमान अबू बकर और अबू जर ने चचाजाद भाई उम्र पर कातिलाना हमला कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई है। फुटेज में 2 मुल्जिमान को दुकान पर फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। जबकि आपको बता रहे हैं कि रावी रोड के रेस्टोरेंट्स के हवाले से, जबकि डाकुओं ने पुलिस पार्टी देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। रेस्टोरेंट में छुपे डाकुओं ने सीधी गोलियां चलाई हैं
और सीधी गोलियां SHO पर चरसाएं, जबकि CCTV में डाकुओं को फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी भी हुआ है। जख्मी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार डाकू साबिक रिकॉर्ड याफ्ता है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद बताएगा, फुटेज मंजर आम पर आ गई है, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, एक गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, मजीद क्या कुछ हकाइक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, गालिब मार्केट का इलाका है जहां पर रात के रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात करने वालों के साथ पुलिस के साथ मुकाबला हुआ। वारदात की एक और CCTV फुटेज है वो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू हैं जिन्होंने जो है रुमाल के साथ अपने चेहरे को छुपा रखा है। अलबत्ता एक डाकू ने हेलमेट पहना हुआ है। इसी दौरान जब रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से पुलिस को इत्तला की जाती है तो डाकू जो है वो पहली मंजिल पर छुपे होते हैं। इस दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो डाकू जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते और इसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग में पुलिस एहलकार और SHO गालिब मार्केट जो है वो मौजूदा तौर पर महफूज है, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान एक डाकू जो है वो शदीद जख्मी हुआ, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दूसरा डाकू जो है वो मोटरसाइकिल छोड़कर मौका से फरार हो गया। इस वजह से पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डाकू जो है मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस है, जुगेटी और रासदानी की मुतअद्दिद वारदातें कर चुका है, जिससे मजीद तहकीकात की जा रही है। अलबत्ता जो फरार होने वाला डाकू है उसकी तलाश में पुलिस नाकाम रही है। जी, डाकू की तलाश की जा रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। रावी रोड के इलाके फ्रूट मंडी में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। मुलजिमान अबू बकर अबू जर ने चचाजाद भाई उमर पर कातिलाना हमला किया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं, फुटेज में 2 मुलजमान को दुकान पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इसी हवाले से आपको बताएं कि रावी रोड के इलाके फ्रूट मंडी में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग हो गई। मुलजमान अबू बकर और अबू जर ने चचाजाद भाई उमर पर कातिलाना हमला कर दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पर। लाहौर में कोरोना से मजीद 19 अमवात हुई हैं, मजमूई तादाद 419 हो गई। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1642 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 29,819 हो गई। पंजाब भर में कोरोना वायरस से मजीद 60 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, मजमूई तादाद 1049 हो गई है। अब तक 3,75,523 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का ऐसा बताना है 17,780 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तर्जुमान की जानिब से अदादो शुमार जारी किए गए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना से मजीद 19 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मजमूई तादाद की बात की जाए अमवात में तो 419 तक पहुंच गई है, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,642 मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ मजीद खबरें भी इसी से जुड़ी शामिल करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों को एक्टेम्बरा इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 शुरू करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर हुकूमत ने जान बचाने वाले इस इंजेक्शन के ट्रायल के इस्तेमाल में तौसी कर दी है। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सूबा भर के अंदर जो कोरोना वायरस के तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं उनके लिए एक्टेम्बरा इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इसके लिए इजाज़त जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से दी जाती है। इब्तदाई तौर पर इसका फ़ेज़ 1 शुरू किया गया था, जिसके अंदर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो जारी थे। अब इसका फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस फ़ेज़ 2 के अंदर सूबा भर के अंदर 21 अस्पताल, जबकि शहर के 6 अस्पताल हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल्स, जो ये इंजेक्शन जो है वो अब ख़रीदने की उनको इजाज़त दे दी गई है, और वो पेशेंट्स पर जो है वो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो जारी रखेंगे। इनमें जो है वो सबसे ज़्यादा इंजेक्शंस मेयो हॉस्पिटल, वहाँ पर 60 मरीज़ों के लिए 120 इंजेक्शंस ख़रीदने की जो है वो इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ लाहौर जनरल अस्पताल में 25 मरीज़ों के लिए 50 जो इंजेक्शंस हैं वो ख़रीदे जाएंगे। इसी तरह सर्विसेज अस्पताल के भी 25 मरीज़ों के लिए 50 इंजेक्शन, और साथ ही साथ जो जिना अस्पताल है वहाँ पर 50 इंजेक्शंस जो है वो ख़रीदे जाएंगे 25 मरीज़ों के लिए। जो गंगाराम अस्पताल है वहाँ पर 15 तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनके लिए 30 इंजेक्शंस जो है वो ख़रीदे जाएंगे। और इसी तरह सूबे के दीगर अस्पतालों में भी जो है वो इंजेक्शंस ख़रीदने की इजाज़त दे दी गई है। महकमे की जानिब से यही बताया जा रहा है कि सिर्फ वो अस्पताल जिनको इजाज़त दी जाएगी वही इस इंजेक्शंस की जो प्रिक्योरमेंट है इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, वरना इसके
ठीक है, बस आप शुक्रिया तफसीलात से आने के लिए। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रॉयल पार्क का इलाका भी सील कर दिया गया। रॉयल पार्क में दर्जनों दुकानें और प्रिंटिंग यूनिट्स भी बंद कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इलाका सील कर दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम रॉयल पार्क के इलाके में मौजूद हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस इलाके को सील किया गया है। इस इलाके में कुछ तो रिहायशी मकानात हैं और ज़्यादातर यहाँ पे कारोबारी तबका जो था वो आबाद था। इस इलाके में प्रिंटिंग का काम जो है वो होता है। इसमें फ्लैक्सेस, बैनर्स और इसके साथ साथ जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो बनते हैं। यहाँ पे जो शहरी मुकीद हैं लॉकडाउन के तहत, उनका इस हवाले से ये कहना है कि कोरोना के केसेस के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत ने इस इलाके को लॉकडाउन किया है, तो वो पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार हैं, अपने अपने घरों में मुकीद हैं। जबकि जो यहाँ पे कारोबारी तबका है वो यहाँ पे नहीं आया। दुकानें यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बांधा, दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं। लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी जानब से पंजाब गवर्नमेंट से ये सदा की जा रही है कि चूँकि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन किया गया है, इसलिए इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल जो है वो अब पंजाब हुकूमत रखे, ताकि इनको को खाने पीने की अशिया चाहिए, मेडिसिन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि इनको इनके घरों में प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि इनको इस इलाके से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। इंसदाद कोरोना के हवाले से महकमा सोशल सिक्योरिटी पर चेस कमेटी की नाअहलियाँ भी सामने आई हैं। मास्क और किट्स की खरीदारी में आइसोलेशन वार्ड में तैनात मास्क की N95 डॉक्टर्स के लिए बजाय 7 रुपये वाला आम मास्क का टेंडर जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं साउथ बर्ड से। जी साउथ। आज बिल्कुल महकमा सोशल सिक्योरिटी की इंसदाद कोरोना के हवाले से जैसे जो कमेटी बनाई गई है उसकी नाअहलियाँ खुलकर अब मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गई हैं। N95 मास्क जो इंतहाई अहमियत का हामिल है इंसदाद कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स और क्वारंटीना सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स के लिए, उसका टेंडर ही जारी नहीं किया गया। दस्तावेज़ात जो मंजर-ए-आम पर आई हैं उसके मुताबिक गवर्निंग बॉडी से 1.5 करोड़ की मंजूरी ली गई थी और कहा गया था कि इंतहाई अहमियत के हामिल मास्क और किट्स की ख़रीदारी ज़रूरी है, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड हैं। मंजूरी मिलने के बावजूद टेंडर सिर्फ 39 लाख रुपए का किया गया है और उस टेंडर के अंदर भी जो मास्क है 2 लाख क्वांटिटी जिसकी डिमांड की गई है उसमें 7 रुपये जो है वो प्राइस रखी गई है और 7 रुपये वाला जो आम और सादा मास्क है जो आम आवाम यूज़ कर रही है उसका टेंडर जारी कर दिया गया है। डॉक्टर्स के लिए ये आम मास्क किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, बेशक वो डॉक्टर्स हों या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हों। N95 मास्क उनके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट हो या कोई भी मुतलका जो WHO की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक N95 मास्क फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन महकमा सोशल सिक्योरिटी ने ठीक बट हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर स्टार्स और टिकटॉक माफिया बेलगाम हो चुकी है, जबकि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में गलत खबरों और अफवाहों को हवा दी जाने लगी है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि गलत खबरों को हवाएं दी जाने लगी हैं। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए भी अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का नया कारोबार शुरू करने के लिए आसान कर्जे देने का फैसला किया गया है। कर्जे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत दिए जाएंगे। स्कीम के तहत कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए माली मुआवनत भी की जाएगी। कर्जों की हद 1 लाख से 50 लाख रुपए तक रखी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए अहम इकदाम किए जाने लगे हैं। पंजाब हुकूमत का नया कारोबार शुरू करने के लिए आसान कर्जे देने का फैसला सामने आया है। कर्जे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत दिए जाएंगे, जबकि स्कीम के तहत कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए माली मुआवनत भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉक माफिया बेलगाम है। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में गलत खबरों और अफवाहों को हवा दी जाने लगी है। मुतालिका हुकाम सोशल मीडिया पर सरगर्म अनासिर की सरकूबी में नाकाम हो चुके हैं। और में एक पेशेंट ऐसा था जो अपनी माँ का सिर्फ एक इकलौता बेटा सहारा था और उसे मार दिया गया है, कोरोना की लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो माँ बेचारी बिल्कुल अकेली बेसहारा है और 2-3 पेशेंट्स को मैंने वहाँ से निकलवाया, जिसकी वजह से अब मुझे ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता।
कोरोना वायरस से मुतासरा पंजाब पुलिस के 737 मुलाजमीन को 1 करोड़ से जायद चेक जारी किया गया है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफसरान और एहलकान को IG पंजाब ने वेलफेयर फंड से 25,000 फीस अदा करने का हुक्म दिया था। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। IG पंजाब के हुक्म पर कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले तमाम जो अफसरान व एहलकार हैं उनको फौरी तौर पर IG पंजाब के वेलफेयर फंड से 25,000 रुपये की जो रकम थी वो जारी करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अब तक IG ऑफिस से 737 अफसरान व एहलकारों को 25,000 के चेक्स जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि टोटल तादाद जो है वो 1217 हो गई है। DIG वेलफेयर की जानब से तमाम RPOs, DPOs और CCP लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि जितने भी अफसरान या एहलकार जो कोरोना वायरस में मुस्बत आ रहे हैं फौरी तौर पर उनकी रिपोर्ट जो है वो IG ऑफिस को भिजवाई जाएँ। चूँकि ऑनलाइन डाटा तो भिजवाया जा रहा है लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं वो बर वक्त IG ऑफिस को नहीं भिजवाई जा रही, जिसकी वजह से चेक्स के अजरा में दुश्वारी का सामना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए DIG वेलफेयर ने हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला से अटक और रावलपिंडी झेलम के अराकीन सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। मुश्किल माशी हालात के बावजूद तरक्याती बजट में 5 अरब का इजाफा किया गया है। वज़ीर आला की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। कोरोना की वजह से तरक्याती अमल की रफ्तार को मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि पंजाब के हर शहर तक तरक्की के समरात यकसां पहुंचाए जाएंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सान्हा मॉडल टाउन को 6 साल मुकम्मल हो गए। पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 17 जून 2014 तारीख में लाहौर का स्याह तरीन दिन लिखा जा चुका है। इसी रोज पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से मिनहाजुल कुरान मदरसा और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह पर धावा बोला गया। इस दौरान खातीन समेत 10 अफराद पुलिस की गोलियों का निशाना बनते हुए जान की बाजी हार गए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद फायरिंग से शदीद जख्मी हुए। इन 6 सालों के दौरान हर दौरे हुकूमत में सान्हा मॉडल टाउन के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बातें हुई, लेकिन हुआ क्या? ना कोई मुजरिम ठहरा, ना ही किसी पर जिम्मेदारी आयद की जा सकी। अदालत में अभी भी उन 121 पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इस वाक़े में मुलव्वस तमाम बड़े अफसरान भी तरक्कियां पाने के साथ साथ पुरकशिश सीट्स पर तैनात हैं। लेकिन इस सानहे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं।